नमस्कार दोस्तों, एक शानदार आगाज आज भारत एक्सप्रेस के इस कॉन्क्लेव का हुआ और उतना ही शानदार इसका अंजाम भी होना चाहिए। महामंथन हम करते रहे और महामंथन की खूबसूरती ये रही कि राजनीति के क्षेत्रों के साथ साथ में हमने, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, पुलिस के आला अधिकारी हों या फिर आध्यात्म की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चेहरे, वो तमाम महामंडलेश्वर या फिर चिदानंद सरस्वती जी की तरह ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो कई संस्थानों को चला रहे हैं, जैसे कई लोग इस मंच पर जुटे और इस मंच को बहुत गरिमामयी बनाया। अब जब मैं शानदार अंजाम की बात करता हूं तो प्रयागराज, जिसका कायाकल्प हो चुका है, बहुत बदला बदला प्रयाग अब आपको लगेगा जब आप आएंगे तो, और बहुत सकारात्मक रूप से ये बदला है। तो ऐसे में हम इसको अंजाम तक पहुंचा रहे हैं प्रयागराज के महापौर आदरणीय गणेश केसरवानी जी के साथ बातचीत के साथ। सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा मंच पर। मेयर साहब, मैं चाहूंगा कि आप मंच पर पधारें। साथ ही साथ इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी अनम फातिमा मेरे साथ। अनम, आप भी आएं। मैं चाहूंगा आप आसन ग्रहण करें और इस चर्चा को हम शुरू करते हैं, क्योंकि प्रयाग के बारे में आज काफी बातें हुई हैं और अंत में अब आपसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। बैठे। तो गणेश केसरवानी जी महापौर तो हैं, यहाँ पर बहुत लोकप्रिय हैं। इनके बारे में जितना आप जानेंगे, प्रयागराज में काफी लोकप्रिय शख्सियत हैं। हमारी सहयोगी अनम ने बड़ी तैयारियां की हैं, बहुत सारे सवाल लिख रखे हैं आपके लिए। तो शुरुआत में चाहूंगा अनम करें, आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए और लगातार आप जुड़ते आए हैं। पहला सवाल जो मेरा है आपसे, सर, अभी थोड़ी देर पहले स्वामी चिदानंद स्वामी जी आए हुए थे, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत सी एक बात कही। उन्होंने कहा ये जो मेला है ये मैल बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि मेल कराने के लिए है। उसी के संदर्भ में हम पूछना चाहेंगे, स्वच्छता का आपने भी बहुत खास ख्याल रखा है। महाकुंभ को देखते हुए बहुत सारी चीजें बदलाव आप लाए, ग्रीन कुंभ हो रहा है, प्लास्टिक को लेके आपने काफी सारी चीजें करी हैं, नो प्लास्टिक जोन भी हो गया है महाकुंभ। उसके बारे में हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और यूं कह लीजिए कि भारत के जीवन दर्शन का अगर दर्शन कहीं हमें एक स्थान पर दिखाई पड़ता है सारी संस्कृतियों का, तो उसका केंद्र है प्रयागराज। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी भारत माँ को स्वच्छ करने का संकल्प लिया है और उस संकल्प को प्रयागराज ने बहुत अंतर्मन से ग्रहण किया है। और इस महाकुंभ के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प को एक वैश्विक आकार देने का प्रयास है कि हमारी धरती माँ वह भी स्वच्छ रहे। क्योंकि भारत की ही संस्कृति ऐसी है कि हम भारत को भी माँ कहते हैं और धरती को भी हम अपनी माँ कहते हैं। इसलिए ये भारत इस जिम्मेदारी से आज से नहीं, हमारे पूज्य ऋषि मुनियों ने जिस प्रकार का जीवन दर्शन गढ़ा, उसमें पशु पंछी, जीव जंतु, नदी, तालाब, पोखरे, जल स्रोत, तो सारे जो प्राकृतिक संरक्षण के चीज हैं उन सब के संरक्षण की चर्चा किया है। और इस बढ़ती हुई आबादी के कारण एक चुनौती समाज के सामने आई कि कैसे हम अपने पर्यावरण को शुद्ध कर सकें, अपने परिवेश को हम शुद्ध कर सकें। सब कुछ एक समय आया कि सरकारों पर ही निर्भर हो गया और व्यक्ति, अब सरकारों की जिम्मेदारी है साफ सफाई की इत्यादि की। इस प्रकार से स्वच्छता को लेकर के कोई मन के अंदर एक भाव नहीं था। महात्मा गांधी जी ने एक संकल्प लिया था, लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद इस देश के अंदर स्वच्छता को एक उत्सव बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वयं पहल की, उसका परिणाम रहा एक सकारात्मक बदलाव समाज के जीवन में आज दिखाई पड़ रहा है। ये बात ठीक है कि संपूर्ण रूप से अभी जागरूकता नहीं आ पाई, लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे युवा हैं, उनके अंदर बदलाव स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। और हम पूरी तरीके से ये मान चुके हैं कि आने वाली पीढ़ी माननीय प्रधानमंत्री जी के इस भाव के साथ जुड़ करके पूरी समूची भारत माँ और भारत माँ से पूरी धरती माँ को स्वच्छ करने का जो भाव है वो
सफल होगा। और इस महाकुंभ को एक अवसर के रूप में हम लोगों ने ग्रहण किया है और इसलिए स्वच्छता के मर्म से जन जन को जोड़ने के लिए जहाँ एक तरफ नगर निगम ने अपने संसाधन को बढ़ाने का काम किया, स्वच्छता मित्रों की संख्या बढ़ाने का काम किया, साथ ही साथ समाज का प्रत्येक मन जन इस स्वच्छता के मर्म से जुड़े, इसलिए अनेक नवाचार भी किए, जन जागरण का भी अभियान किया, दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली बना करके लोगों को इस रंगोली के माध्यम से स्वच्छता से जोड़ने का काम किया। आज प्रयागराज के अंदर घर घर रंगोली अभियान प्रारंभ है। लोग जब सुबह हमारे सफाई मित्र स्वच्छता करके जाते हैं तो अपने समाज का एक भाव ये भी रहा है कि हम कृतज्ञता का भाव रखने वाले लोग हैं। तो जो हमारे श्रमिक हैं उनका श्रम का सम्मान हो, उनके श्रम के सम्मान के लिए नागरिकों ने भी व्रत लिया कि हम सफाई के बाद एक छोटी सी रंगोली हम अपने दरवाजे पे बनाएंगे ताकि जो एक मानसिक दबाव रहे कि नहीं यहाँ पे साफ सुथरा है, शुभता की प्रतीक रंगोली बनी हुई है, इसलिए हम कूड़ा यहाँ वहाँ ना फेंकें। इस प्रकार से समाज को जागरूक करने। आपने नवाचार कहा, कुछ इनोवेशंस बताइए ना। आपने नवाचार कहा, कुछ इनोवेशंस ऐसे जो आपको लगता है ये इनोवेटिव चीज थी, हमारे लिए भी नया था और इसको हम प्रयाग में ला पाए। नहीं, ये जो दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली है और घर घर रंगोली अभियान, ये एक नवाचार ही था। क्या सफाई में आपने कुछ इनोवेशंस पर विचार किया? मैं एक्चुअली इंदौर शहर का रहने वाला हूँ मूल रूप से, और जब सफाई की बात होती है तो मेरे कान खड़े हो जाते हैं। इंदौर के लोगों को बुलाया भी जाता है, उसको देखा भी जाता है, और मैं जानता हूं कि प्रयाग में भी जब कुंभ होने वाला था तो बहुत सारे लोगों ने विजिट किया। और इसमें कई नवाचार हुए। तो एक चीज ये था कि जैसे गंदगी यहाँ से उठाई और यहाँ से ले जाकर के यहाँ डंप कर दिया, ये जो पद्धति थी इसको भी हम लोगों ने मिनिमाइज किया है। नए नए संसाधन नगर निगम ने इसमें कूड़ा निस्तारण को लेकर के किए हैं। लगभग हम लोगों ने 340 टन बायो सीएनजी प्लांट लगाए। ये उत्तर प्रदेश का पहला प्लांट है और किसी नगर निगम में नहीं है। तो आज 340 टन कूड़े का हम जो गीला कूड़ा है उसका इस बायो सीएनजी प्लांट के माध्यम से हम निस्तारण कर रहे हैं और इससे पैसा भी नगर निगम की आमदनी बढ़ रही। दूसरा, हमने बसवार, आप शायद गई भी थी एक बार, लगभग 28 लाख टन कूड़े का पहाड़ था अपने पास। एक चुनौती थी, उसमें भी 400 टन का एक नया कूड़े का निस्तारण प्लांट लगाया, 200 टन का एक और उसमें लगाया और 4 स्थानों पर एमआरएफ प्लांट लगाए, जिसके कारण आज हमारी जो प्रतिदिन कूड़ा निस्तारण की जो कैपेसिटी है वो लगभग 1400 टन के आसपास हमारी। एक 40 करोड़ लोग आना, ये अपने आप में सोच के जो है वो किसी को भी गूज बम्प्स दे सकता है, रोंगटे खड़े कर सकता है। लेकिन एक एट ए टाइम नहीं आते। हम जानते हैं कि ओवरऑल एक एस्टिमेट लगाया गया, बट एट ए टाइम भी खासतौर पर 13, 14 या जो भी शाही स्नान के दिन रहेंगे तब हम देखेंगे फुटफॉल जबरदस्त रहेगा। तो ऐसे में कूड़ा, या हम जानते हैं जहां लोग होते हैं वहां पर गंदगी निश्चित तौर पर होती है। तो कुंभ को लेकर ऐसे, हालांकि कुंभ के लिए अलग से इंतजाम किए गए, लेकिन फिर भी आप कुछ ऐसी चीजें बताना वही मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए, हमारे प्रयागराज का जो इस समय कूड़ा उत्पादन कह लीजिए अगर उसको, तो 600 टन है, 600, 650, 700 टन। हम लोग ये मान के चल रहे थे कि लगभग 40 करोड़ लोग जब आएंगे तो स्वाभाविक गंदगी और होगी। तो हमने कूड़े के निस्तारण की कैपेसिटी बढ़ाई, मैन पावर बढ़ाए, गाड़ियां बढ़ाई, 100 हमने टिपर लिए नए, जिससे कि डोर टू डोर जो कूड़ा कलेक्शन है उसमें गति आ सके। तो इस 40 करोड़ लोगों को ध्यान में रखते हुए हम आज 1400 टन कूड़े के प्रतिदिन निस्तारण करने की कैपेसिटी हमारे पास है। 600-700 टन शहर से कूड़ा निकल रहा है। हम ये मान के चल रहे हैं कि 400-500 टन कूड़ा और अतिरिक्त आएगा। तो उस आधार पर हम लोग कर रहे हैं। और कूड़े से हमने जमीन जो खाली कराई उसमें 27,000 पेड़ भी लगाए। ये भी एक नवाचार रहा। कूड़ा हटा करके 1,19,753 पेड़ लगाए, कूड़ा हटा करके। वो जंगल एक बना है, 1 सिटी 1 फॉरेस्ट, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। उस सोच को प्रयागराज ने साकार किया और वहाँ पर मोर भी आ गए, अपने आप खरगोश भी आ गए और एक ऐसा सुंदर वातावरण कि उसको लेकर के एक गजब का अब एक दर्शनीय स्थल बना हुआ है वो। क्या बात है। तो इसके साथ ही साथ प्रयाग के स्वच्छता की दृष्टि से एक तरफ जहाँ संसाधन का हम लोगों ने
उसको विराट स्वरूप दिया, मैन पावर बनाए, मॉनिटरिंग सिस्टम भी बनाया। पूरे उत्तर प्रदेश में या भारत में कह लीजिए, प्रयागराज नगर निगम ये रहा कि अभी जो डिजिटल समिट हुई दिल्ली में, उसमें प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। जो कमांड सेंटर नगर निगम का, वो आधुनिक सुविधाओं से युक्त है और उसमें हमारे पास कैमरे लगी गाड़ियां हैं जो स्वयं स्वतः संज्ञान लेती है और फोटो सीधे कमांड रूम में आती है, फिर वहां से जो है उसको जो है उसका निस्तारण करने का काम होता है। तो तकनीकी रूप से भी और संसाधन के रूप में भी, मैन पावर भी, और साथ ही साथ समाज का जागरण भी और समाज का सहयोग मिलने का परिणाम ये है कि आज आप शहर देख सकते हैं। जबकि अभी 10 दिन पहले तक तमाम प्रकार के निर्माण के काम चल रहे थे और जब निर्माण होता है तो स्वाभाविक है कुछ मलबा इत्यादि ये सब रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी मेहनत और परिश्रम से हमारे पूरा जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, मेला प्राधिकरण और हमारी सरकार और माननीय योगी जी भी कल आए थे, तो उन्होंने भी सभी जनप्रतिनिधियों से कहा कि इतना ही काफी नहीं है। आप लोग भी जो हमारे माननीय सांसद हैं, माननीय विधायक हैं, पार्षद तो अपने क्षेत्र में डेली निकल ही रहे हैं, आप लोग भी स्वच्छता के जागरण के लिए समाज बीच में निकले। और इसलिए कल संगम नोच पर एक बृहद स्वच्छता का अभियान भी है और इसी के साथ स्वच्छता रथ निकाला गया। स्वच्छता रथ में हमारे नगर विकास माननीय मंत्री जी भी आए। समाज को एक स्वच्छता का उत्सव, हर व्यक्ति के मन के अंदर ये भाव जागृत हो कि नहीं, हमारा ये प्रयाग है, आज पूरे भारत का ब्रांड एम्बेसडर है, हम जैसा प्रयागराज दिखाएंगे वैसा दुनिया के लोग भारत की कल्पना लेकर के जाएंगे। तो आज भाव जगह है, संसाधन भी उपयुक्त अपने पास पर्याप्त हो गए हैं, समाज भी सहयोग कर रहा है, सारे जनप्रतिनिधि भी हमारे इस समय सड़क पर हैं। तो निश्चित रूप से अब चुनौती इसके बाद हमारे सामने आएगी कि इस तारतम्य को हम कैसे स्थायी स्वरूप प्रदान कर सकते। हमारे 11 नए घाट बने हैं। नए घाटों में होता यह है कि जैसे मेला गया तो अमूमन घाट पर गतिविधि नहीं हुई तो घाट धीरे धीरे फिर खराब। लेकिन इस बार नगर निगम ने ये योजना बनाई है कि हर एक घाट पर प्रतिदिन कोई न कोई गतिविधि हो। ये सवाल मेरे जहन में आने वाला था, हालांकि अनम ने मुझे कहा था कि आप सर से एक सवाल पूछेंगे, बाकी जितने आपके जहन में होंगे उनके जवाब मिल जाएंगे पहले सवाल के जवाब में। अच्छा तो इनके जहन में कुछ सवाल अगर बचे हो तो आप जरूर पूछे अनम। हाँ, एक सवाल सर, ये जो शिवालय पार्क के बारे में भी हम चाहेंगे कि आप बताएं कि कैसे आपने इसको सोचा कि सारे जो ज्योतिर्लिंग हैं उनको एक जगह ले आना है और उसको बनवाना है। देखिए, मान्यता ये है कि माघ मकर रवि गति जब होई, तीरथ पति आवे सब कोई। तो जितने हमारे और पूज्य साधु संत हैं, सब लोग आते हैं, तो सारी की व्यवस्था, तीर्थ यात्री है, दर्शनार्थी है, स्नानार्थी हैं, सबकी व्यापक व्यवस्था होती है। लेकिन जो अपने तीरथ पति की का आवाहन होता है, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म पूरी भारत की आकृति का, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और भारत के जो विभिन्न केंद्रों में जो और प्राचीन हमारे चेतना के केंद्र हैं, उन सबको भारत की आकृति पर स्थापित किया गया है। और वहीं ये आह्वान होगा कि जितने हमारे तीर्थपति आएंगे वो शिवालय पार्क में उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये भाव एक जगह। और दूसरा ये मान्यता भी है, देव धनुष किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जई सकल त्रिवेणी। तो सब लोगों की, भाई आज देखिए किन्नर अखाड़ा भी बन गया है, उनकी भी व्यवस्था हो रही है। तो ये प्रयाग का एक गौरव है। तो निश्चित रूप से उसी को ध्यान में रख करके अभी एक चीज और भविष्य की योजनाओं में है, वो भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि आम धारणा यही है कि जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, लेकिन भगवान राम गंगा जमुना जी भी पार किए, ये आम धारणा नहीं है। विद्वान लोग जानते इस बात को। जमुना जी पार किए, जमुना जी स्नान भी किए, यह भी है। तो अब चूंकि अरैल का जो घाट हमारा सोमेश्वर महादेव मंदिर, सूल टंकेश्वर भगवान, फिर त्रिवेणी पुष्प, शिवालय पार्क और वहीं पर साहित्य तीर्थ बन रहा है, पीछे कुंभ गैलरी और इस पार अक्षयवट भगवान, मनकामेश्वर मंदिर, सरस्वती घाट, मौजगिरी घाट, बोट क्लब जहां पर इस समय आप देख सकते होंगे। तो ये दोनों तट पैदल पुल से जुड़े, एक पैदल पुल बनेगा
उसका नाम होगा राम सेतु, और उसी डिजाइन का होगा जैसे नाव की डिजाइन का होगा। तो इस तट के लोग उस तट जा करके और उस तट के लोग इस तट आकर आज इसी मंच पर आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने बिल्कुल ठीक जो आप बातें कह रहे हैं उसके बड़े विस्तारित तरीके से बताया कि प्रयाग को हम जानते हैं संगम की वजह से, हनुमान जी महाराज की वजह से, लेकिन इससे इतर भी प्रयाग को बहुत एक्सप्लोर किया जा सकता है, बहुत कुछ है। और आपसे जितनी बातचीत हुई है उस पर एक पिक मैं निकालता हूं, और वो ये है कि चुनौती तो इसके बाद भी है। और उसको और ज्यादा अच्छे से करना ताकि स्थायी व्यवस्था बन सके, ये सिर्फ कुमकुम तक की हमारा समाज पूरी तरीके से सहयोग कर रहा है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, जनता का असीम स्नेह मुझे प्राप्त है जी। और मैं जो भी आग्रह करता हूँ निश्चित रूप से समाज उसको मुझे स्नेह देता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि समाज के सहयोग से, और हमारा जो नगर निगम प्रशासन है वो भी बहुत ही सकारात्मक सोच वाला है। तो हम सब लोग मिल करके हम इस स्थायी चीज़ों को बिगड़ने नहीं देंगे। सरकार भी पूरी तरीके से प्रोत्साहन कर रही है, हम लोग जो भी डिमांड कर रहे हैं। अब कल ही देखिए हमारे प्रयागराज के गौरव पूज्य अशोक सिंघल जी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म शताब्दी चल रही है, तो और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये तीनों महापुरुष, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने का संदेश देते हैं, अंत्योदय, और उनसे वो प्रेरणा मिलती है कि गरीबों की सेवा करना है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो सुशासन के प्रतीक, इस देश के राजनीतिक इतिहास में 24 राजनीतिक दलों को लेकर के सरकार चलाना और सुशासन की स्थापना करना, ये एक उदाहरण है इस देश की राजनीति का। तो लोग उनका चित्र देखेंगे तो सुशासन की याद आएगी। और पूज्य अशोक सिंघल जी जो राम जन्मभूमि आंदोलन के अगुवा रहे, तो उनका दर्शन करने के बाद धर्म, संस्कृति और अध्यात्म का जागरण होगा। ये तीनों महापुरुषों को लेकर के प्रेरणा। इस महामंथन के अंतिम चरण में आपसे बातचीत करके काफी बातें जानने का सौभाग्य मिला, और इस प्रयास में हम भी आपके साथ में हैं, जागरूकता फैलाने का जहां तक विषय आएगा, और यही इस कॉन्क्लेव का मकसद था। महाकुंभ के विषय में कई जानकारियां रख पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस मंच पर आए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। मैं भारत एक्सप्रेस के सीएमडी आदरणीय उपेंद्र राय जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। वो मेयर गणेश केसरवानी जी का एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मान करें। और अब क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि एक अंतिम चरण में हमारा कॉन्क्लेव आ गया था, तो यहाँ पर किस तरह से कॉन्क्लेव रहा, क्या कुछ निकल कर आया, उस पर भी आदरणीय सीएमडी सर अपने विचार रखेंगे। लेकिन उससे पहले प्रयागराज के मेयर गणेश केसरवानी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय जी। और अब मैं सर से निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद प्रस्ताव के पहले आशीष जी हमारे सहयोगी हैं, मैं चाहूंगा सर आप उनका भी सम्मान करें। आशीष सिंह जी, मैं आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। आज के कॉन्क्लेव में बहुत महत्वपूर्ण बात यह रही कि हमने विभिन्न विधाओं, विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों को मंच पर आपके सामने प्रस्तुत किया, चाहे वो आध्यात्म जगत की हस्तियां हों, प्रशासनिक व्यवस्था को देखने वाले अधिकारी हों। अब आदरणीय सीएमडी सर अपनी बात के साथ में इस कॉन्क्लेव का समापन। क्या होता है कि जब आखिरी होता है तो श्रोताओं की संख्या कम हो ही जाती है, और इस महाकुंभ के महात्म्य पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है, और सभी गणमान्य अतिथि इस कॉन्क्लेव में आए, सबने अपने विचार रखे। मेयर साहब ने बहुत ही मूलभूत रूप से जमीनी जो काम हुए हैं उसके बारे में अपनी सारी बातें रखी, अपना अनुभव साझा किया। और वैसे भी जो महापौर होता है वो उस नगर का प्रथम नागरिक होता है, और आपको यह सौभाग्य है कि इस नगर में प्रधानमंत्री जी आए, चाहे राष्ट्रपति जी आए, चाहे दूसरे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आए, पहली पंक्ति में आप ही मतलब एक तरीके से डेजिग्नेटेड पर्सन है कि आप उनका स्वागत करेंगे। आज आप हमारे इस समारोह के आखिरी सेशन में आए, आपका बहुत बहुत आभार। और मैं अपनी टीम के सारे जो है साथियों का आभार करना चाहूँगा। मैंने आशीष जी को स्मृति चिन्ह इसलिए दिया कि इनके बहाने मैंने सबको दे दिया, क्योंकि सबको देना पॉसिबल नहीं। और हमारे सबसे भरोसेमंद साथी हैं, शुरू से जुड़े हुए हैं, 20 साल हो गए साथ में काम करते हुए।
और मुझे पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 28 साल नवंबर में मैंने पूरे किए। जब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था तब से मैंने काम करना शुरू कर दिया था, तब से मैं काम कर ही रहा हूँ। और इसके पीछे जब जहाँ मैंने काम किया, टीम का बहुत योगदान रहा। और जैसे मैं आए दिन देखता हूँ कि लोगों को इनसे शिकायत, उनसे शिकायत, इस मामले में प्रभु की मेरे ऊपर बड़ी कृपा रही कि मेरे खिलाफ आज तक 28 साल के करियर में कभी किसी ने मेल नहीं लिखा, और मैंने 28 साल के करियर में कभी किसी के खिलाफ एक मैसेज नहीं लिखा। ये जरूर है कि जिम्मेदारी की जगहों पर रहते हुए कभी कभी किसी को दंड देना पड़ता है, किसी को पुरस्कार देना पड़ता है, वो उस कुर्सी का राजधर्म होता है, उसको निभाना पड़ता है। लेकिन मन से न मैंने कभी किसी को दंड दिया, पुरस्कार बहुत दिया है। तो इसलिए जो है मिलजुल के काम करें, आगे बढ़ें। और मैंने अपनी टीम को ये लक्ष्य दिया है कि हर महीने कम से कम 2 कॉन्क्लेव हों। तो एक कॉन्क्लेव का तो रिकॉर्ड बना हुआ है, मुझे लगता है कि इस महीने से दूसरे का भी बन जाएगा। तो इस काम के लिए सबको बहुत बहुत आभार, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। ऐसे ही हम सब मिलजुल के काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें। और ये पत्रकारों का परिवार है और इस चैनल को संचालित एक पत्रकार करता है, कोई पूंजीपति नहीं करता। इस भाव को आप लोग हमेशा समझते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो हमारे इस कॉन्क्लेव में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।